So hello everybody, welcome to the video. In the previous videos we have done the previous year question analysis. हमने PYQ एनालिसिस किया था और ऑन द बेसिस ऑफ द PYQ एनालिसिस हमने देखा था कि दो तरह से जो है वो आपसे सवाल पूछे जा रहे थे। पहले क्वेश्चन जो थे वो आपसे जनरली जो है वो ये पूछे जा रहे थे कि आपके पास जो क्रोमोसोमल एब्रेशंस हैं वो किस तरह से जो है वो हो रहे थे, या फिर आपके पास क्रोमोसोमल एब्रेशंस जो हैं वो वहाँ से जो है उनके एग्जाम्पल से जो है वो क्वेश्चंस पूछे जा रहे थे। तो क्रोमोसोमल एब्रेशंस दो तरह से हमने स्टडी किए थे स्टार्टिंग वाली क्लास के अंदर, कि आपके पास जो थे एक न्यूमेरिकल एब्रेशन थे, एक आपके पास जो है वो स्ट्रक्चरल एब्रेशन थे। दोनों के मैकेनिज्म्स हमने देखे कि मैकेनिज्म्स क्या हैं दोनों के, किस तरह से जो है वो आपके पास डिलीशन वगैरह होती है और किस तरह से आपके पास न्यूमेरिकल एब्रेशन जो हैं वो क्रिएट होते हैं। उन्हीं के जो है वो एग्जांपल से जो है वो आपसे सवाल पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन जैसे क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं कि आप जो टर्नर सिंड्रोम है उसके ऊपर बताइए, आप जो है वो डाउन सिंड्रोम के ऊपर बताइए, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। दूसरे तरह के जो सवाल हैं वो जेनेटिक काउंसलिंग से पूछे जाते हैं। ठीक है, सेकंड काइंड ऑफ क्वेश्चंस दे आर आस्क्ड फ्रॉम द जेनेटिक काउंसलिंग पार्ट। सो अगेन जेनेटिक काउंसलिंग जो है वो आपसे सवाल पूछ लिए जाते हैं कि जेनेटिक काउंसलिंग जो है वो आपके पास क्या चीज़ होती है, व्हाट इज़ जेनेटिक काउंसलिंग। एक आपके पास ये थीम है। दूसरा जो है वो आपसे पूछा जाता है कि जेनेटिक काउंसलिंग करवाई क्यों जाए, यानी कि सिग्निफिकेंस क्या है जेनेटिक काउंसलिंग का। तो जो आप सिग्निफिकेंस बताते हो अगेन यू हैव टू डिवाइड इनटू टू पार्ट्स। तो सिग्निफिकेंस को समझाने के लिए दो पार्ट्स में डिवाइड करना पड़ता है आपको। पहला आपको ये बताना पड़ता है कि जेनेटिक काउंसलिंग आप इसलिए करवाओ क्योंकि फ्रीक्वेंसी बढ़ गई है जेनेटिक डिसीज़ की। दूसरी चीज़ आप ये बताओ कि आपके पास जो आपके इलाज करने का जेनेटिक डिसीज़ का जो जीन थेरेपी का जो ऑल्दो इन्वेंशंस हैं आपके पास, लेकिन आपके पास जो खर्चा है वो बढ़ चुका है, ये दूसरी चीज़ बताओ आप। तो अगेन यू हैव टू डिवाइड योर आंसर इनटू टू पार्ट्स। तो फिर से जो है वो आंसर को दो पार्ट्स में आपको डिवाइड करना पड़ता है। ठीक है, सो दिस वाज अवर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एनालिसिस। ये हमने जो है वो PYQ एनालिसिस किया था एक इसका। ठीक है जी, चलिए। सो इफ़ यू वांट टू डाउनलोड द PDF फाइल, अगर आप PDF फाइल डाउनलोड करना चाहते हैं प्लीज़ डाउनलोड द O2IS अकेडमी ऐप। इसके स्टोर सेक्शन के अंदर जाइए। स्टोर सेक्शन के अंदर जो है वो आपको ये जो कोर्स है ये मिल जाएगा, एंथ्रोपोलॉजी ऑप्शनल रिवीजन एंड आंसर राइटिंग कोर्स। इसके रिसोर्स सेक्शन के अंदर जाइए। इनसाइड द रिसोर्स सेक्शन यू विल फाइंड अ PDF। एक PDF जो है जो भी आपके पास इसके अंदर जो है वो जो भी मिलता है आपको इस कोर्स के अंदर जो भी होगा, तो आपके पास उसका जो मटेरियल है वो इस PDF रिसोर्स सेक्शन के अंदर जो है वो मिल जाएगा। एंड वन मोर वेरी हम्बल रिक्वेस्ट फ्रॉम माय साइड, प्लीज़ व्यू वीडियो, इस वीडियो को एंड तक देखिए, अंत तक देखिए, बिकॉज एट द एंड ऑफ द वीडियो आई विल डिस्कस सम एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस और उनको स्ट्रक्चर कैसे करना है। मेरे पास बच्चे बहुत आंसर्स तो लिख लेते हैं, कंटेंट भी हो जाता है, कंटेंट को रट्टा भी मार लेते हैं, बट एंड में वो ये भूल जाते हैं कि आपके पास जो है वो आंसर को लिखना कैसे है, क्वेश्चन को स्ट्रक्चर कैसे करना है। वो सबसे बड़ी बात होती है। ठीक है, एट द एंड एग्जामिनर ने ये नहीं पूछना आपसे कि आपने कौन सी किताब पढ़ी। एग्जामिनर ये आपसे जो है वो कभी नहीं पूछेगा, कतई नहीं पूछेगा आपसे। ये जो आपसे जो पूछेगा एग्जामिनर, या फिर वो देखेगा कि आपके पास जो है वो ये बच्चा किस तरह से अपने कंटेंट को आर्टिकुलेट कर रहा है। आर्टिकुलेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आर्टिकुलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है और वहीं पे जो है वो आप लोग जो है वो रह जाते हो, वहीं पे जो है आर्टिकुलेशन ही जो है वो आप नहीं कर पाते हो। सो प्लीज़ वॉच दिस वीडियो एट एन एंड तक जो है वो वीडियो जो है वो देखिए, ज़रूर देखिए। तो आपको जो कंटेंट है वो किस तरह से कंपार्टमेंटलाइज करके लिखना है वो पता चल जाएगा। ये बहुत ज़रूरी चीज़ है। सो लेट्स स्टार्ट आवर टॉपिक क्लेनफेल्टर से। टर्नर जो है वो हमने देख लिया था। अब अगले जो सिंड्रोम हम बात करेंगे वो होगा क्लेनफेल्टर सिंड्रोम। ठीक है, तो क्लेनफेल्टर सिंड्रोम के आगे जो है वो हम सुपर फीमेल और जेकब सिंड्रोम की बात करेंगे, फिर जो है वो हम इंटरसेक्स के ऊपर आ जाएंगे। ठीक है, सो द क्लेनफेल्टर सिंड्रोम। क्लेनफेल्टर सिंड्रोम के ये जो है वो आपके पास बेसिक सिम्टम्स रहते हैं जो आपके पास, बिकॉज यहाँ पे ट्राइसोमी है। जब सेक्सुअल क्रोमोसोम्स के अंदर आपके पास ट्राइसोमी की कंडीशन आती है
तो वहाँ पे जनरली देखा जाता है कि आपके पास जो आपकी हाइट है वो बड़ी होगी। तो टॉलर पहली जो है वो आपके पास हाइट बड़ी रहती है। देन यू हैव रिडक्शन ऑफ फेशियल हेयर, फेशियल हेयर काफ़ी कम रहते हैं। जो आपके पास फिनोटाइपिकली ये जो है वो मेल होगा, मेल बिकॉज वाई क्रोमोसोम है आपके पास। बॉडी हेयर्स काफ़ी स्पार्स रहते हैं। ब्रेस्ट का डेवलपमेंट रहता है, ठीक है, ठीक है, ब्रेस्ट का एक अंडर डेवलप्ड सा जो है वो डेवलपमेंट रहेगा। देन आपके पास जो डिस्ट्रीब्यूशन है, फैट का डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो दो एक्स क्रोमोसोम्स की वजह से काफ़ी फेमिनाइन रहेगा। मेल्स का जो फैट डिस्ट्रीब्यूशन है वो ज़्यादातर जो है वो उनके जो है वो आपके पास जो टमी का पार्ट है, पेट का पार्ट है, वहाँ पे रहता है, ठीक है, यहाँ से हमारी डी बन जाती है, ठीक है। जो आपके पास फेमिनाइन फैट डिस्ट्रीब्यूशन है वो जनरली आपके पास ब्रेस्ट के ऊपर और जो है वो बटॉक्स पे रहता है। सो आपके पास क्लेनफेल्टर सिंड्रोम में भी द पर्सन विल बी हैविंग अ वाई क्रोमोसोम। वाई क्रोमोसोम की वजह से द पर्सन विल बी हैविंग अ पीनस, पीनस उसके पास होगा, टेस्टिस जो है वो होंगे उनके पास। लेकिन उसके साथ साथ क्योंकि दो एक्स क्रोमोसोम्स हैं, तो दो एक्स क्रोमोसोम्स की वजह से जो आपके पास जो फैट डिस्ट्रीब्यूशन है, द फैट डिस्ट्रीब्यूशन विल बी फेमिनाइन, वो फेमिनाइन होगा, ठीक है। ऑस्टियोपोरोसिस की जो है वो एक दिक्कत आ जाती है, जो टेस्टिस हैं वो छोटे होते हैं, और आपके पास अगेन जो आपके पास जो वीन्स हैं उनके अंदर कंस्ट्रिक्शन दिखाई देता है, ठीक है, वो पतली हो जाती हैं। देन आपके पास क्लेनफेल्टर सिंड्रोम, इट इज़ नेम्ड आफ्टर हेनरी क्लेनफेल्टर, क्योंकि इन्होंने डिस्कवर किया था। ये होता क्यों है? क्योंकि एक्स क्रोमोसोम का नॉन डिसजंक्शन हो जाता है, ठीक है, एक्स क्रोमोसोम का जो है वो नॉन डिसजंक्शन हो जाता है। ओके, सो फिनोटिपिकली वो जो है वो आपके पास मेल्स ही रहते हैं। सो ये सारी चीज़ें जो है वो आप कर चुके हैं, बस ये नहीं देखा था कि देयर हैव्स बीन रूडिमेंट्री डेवलपमेंट ऑफ द प्रोस्टेट ग्लैंड, ठीक है, जो आपके पास गदूद होते हैं, जो प्रोस्टेट ग्लैंड होता है उसका जो है वो आपके पास रूडिमेंट्री डेवलपमेंट रहता है, ठीक है। थोड़े बहुत फेमिनाइन करेक्टरिस्टिक्स आने, जैसे वॉइस है, वॉइस जो है वो आपके पास जो है वो प्रॉपरली जो एक डीप वॉइस है जो मेल्स की जैसे वॉइस होती है वह वो जो है वो बन नहीं पाती। थोड़े से फेमिनाइन करेक्टरिस्टिक्स, फैट का डिस्ट्रीब्यूशन थोड़ा सा फेमिनाइन रहता है, ब्रेस्ट का एनलार्जमेंट जो है वो आपके पास हो जाता है। तो ऐसे कुछ करेक्टरिस्टिक्स जो हैं वो इनके अंदर रहते हैं। बात आती है नॉन डिसजंक्शनल। नॉन डिसजंक्शनल क्या होता है? ठीक है, देखो, जब आपके पास गैमीट्स बनते हैं तो यू गो इनटू मायोसिस फेज 1, मायोसिस फेज 2, ठीक है। मायोसिस के अंदर आप जाते हो और आपके पास जो है वो मायोसिस के जाने के बाद जो है वो आपको बेसिकली पता चल जो है वो आपके पास गैमीट्स बन जाते हैं, ठीक है। सो बेसिकली मायोसिस 1 के अंदर वही होता है जो कि आपके पास माइटोसिस के अंदर होता है, ठीक है। सो दिस इज मायोसिस 1। मायोसिस 1 के अंदर जो है वो आपके पास ये हुआ। मायोसिस 1 के अंदर जो है बेसिकली व्हाट हैपन्स इज कि जो आपके पास ये सेल है वो जो है वो 2 के अंदर डिवाइड कर जाता है, ठीक है। खाली जो डिफरेंस है इसके अंदर वो ये होता है कि क्रॉसिंग ओवर हो जाती है, ठीक है। जिसको क्रॉसिंग ओवर नहीं पता प्लीज़ एक बार गूगल करके जो है उसको देख लीजिएगा, ठीक है। फिर उसके बाद जो है वो आपके पास मायोसिस 2 होता है। मायोसिस 2 के अंदर जो है वो आपके पास जो डेप्लॉइड है वो हैप्लॉइड में जो है वो चेंज हो जाता है, ठीक है। तो आपके पास डेप्लॉइड है वो जो है वो आपके पास हैप्लॉइड के अंदर जो है वो आपके पास जो है वो चेंज हो गया, ठीक है। तो आपके पास जो है वो हैप्लॉइड के अंदर जो है वो चेंजेस आ जाती हैं। सो मायोसिस 2 के अंदर जो है वो आपके पास जो है वो हैप्लॉइड के अंदर जो है वो चेंज हो जाते हैं, गैमीट जो है वो आपके पास बन जाते हैं। ये तो है कि आपके पास n यहाँ पे आ गए, n यहाँ पे आ गए, n यहाँ पे और n यहाँ पे आ गए। अब बात करते हैं नॉन डिसजंक्शन की। नॉन डिसजंक्शन के अंदर क्या होता है? नॉन डिसजंक्शन के अंदर क्या है कि आपके पास जो है मायोसिस 1 के अंदर ये दोनों क्रोमोसोम्स जो हैं वो आपके पास चिपके रह जाते हैं, ठीक है, ये सेपरेट नहीं हो पाते। इनकी सेपरेशन ना होने की वजह से माइटोसिस 2 के अंदर n+1 यहाँ पे आ जाता है, n+1 यहाँ पे आ जाता है, और यहाँ से जो है वो आपके पास जो है वो x जो है वो निकल जाते हैं, यानी कि एक क्रोमोसोम जो है वो निकल जाता है, ठीक है। सो बेसिकली दिस हैपन्स, ये जो है वो आपके पास होता है, ठीक है। बेसिकली व्हाट हैपेंड इज, यहाँ पे देखिए
मैं आपको इसको रब करके दिखा देता हूँ, थोड़ा सा इजी रहेगा आपके लिए। ठीक है, यहाँ पे देखिए बेसिकली व्हाट हैपेंड इज, इसको इस तरह से तोड़ा गया, सेल को इस तरह से तोड़ा गया और फिर आपके पास ये अलग अलग हो गए। सेल को जो है वो तोड़ा इस तरह से, ठीक है, ये जो है वो आपके पास अलग अलग हो गए दोनों। एक आपके पास वी ये आ गई, एक जो है वो वी ये आ गई, एक ये आ गई, एक ये आ गई, बहुत देसी तरीका। ठीक है, फिर उसके बाद ये भी आपके पास जो है वो अलग अलग हो गए। दिस इज दी मायोसिस प्रोसेस, ये मायोसिस का प्रोसेस है। अब देखो ये लेट से ये जो है वो आपके पास क्या हुआ इससे कि ये एक साइड में आ गया, या फिर ये जो है वो इसका जो डिसजंक्शन है वो नहीं हुआ, ये आपस में जो है वो कंबाइंड रह गया, तो ये एक साइड पे आ गया। तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6, तो ये आपके पास जो 6 आ जाएंगे, 1 2 3 4 5 6, 6 आ गए आपके पास। ठीक है, और यहाँ पे जो है वो आपके पास ये 2 रह गए, 2 आ गए। एक तो है ये मायोसिस 1 के अंदर आप जो है वो नॉन डिसजंक्शन देखो, दिस इज द फर्स्ट केस ऑफ नॉन डिसजंक्शन। कई बार नॉन डिसजंक्शन के ऊपर भी सवाल पूछा है, नॉन डिसजंक्शन के ऊपर क्वेश्चन जो है वो आपके पास भी पूछा जा सकता है, तो थोड़ा सा इसको ध्यान से रखिए। आई थिंक 80s के अंदर क्वेश्चन आया था इसके ऊपर। नॉन डिसजंक्शन की वजह से आपके पास बहुत सारे क्रोमोसोमल एबरेशंस हो जाते हैं, बताइए इसके ऊपर बात कीजिए। सो ये एक 80s का क्वेश्चन था, तो प्रीवियस ईयर के अंदर मैंने ज़्यादा लिया नहीं है, लेकिन पूछा जा सकता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये जो नॉन डिसजंक्शन है इट इज़ हैपनिंग इन मायोसिस फर्स्ट, ये मायोसिस फर्स्ट के अंदर जो है वो आपके पास होता है। फिर आपके पास मायोसिस 2 और मायोसिस सेकंड। मायोसिस सेकंड के अंदर क्या होता है कि आपके पास जो है वो मायोसिस सेकंड के अंदर जैसे ये रहा, अब इसने डिवाइड नहीं किया, ठीक है, इट हैडंट डिवाइडेड, तो इसने जो है वो अपने आप को डिवाइड नहीं किया। जैसे यहाँ पे ये दोनों अलग अलग हो गए, लेकिन इसने जो है वो अपने आप को डिवाइड नहीं किया, सो इसकी वजह से यहाँ पे दोनों ने अपने आप को डिवाइड कर लिया, सो यहाँ पे जो है वो आपके पास गड़बड़ हो जाती है। सो इस तरह से आपके पास नॉन डिसजंक्शन फर्स्ट केस और नॉन डिसजंक्शन सेकंड केस जो है वो आपके पास बन जाता है। ठीक है, सो दिस इज हाउ द नॉन डिसजंक्शन हैपन्स। ये जो है वो नॉन डिसजंक्शन होता है। बेसिकली चाहे नॉन डिसजंक्शन फर्स्ट हो या सेकंड हो, इसके अंदर एक केस जो है वो आपको मोनोसोमी का बन जाएगा, एक केस जो है वो आपके पास ट्राइसोमी का बन जाएगा। अगर रिप्रोडक्शन के अंदर ये गैमीट गया या फिर रिप्रोडक्शन के अंदर ये वाला गैमीट गया, ठीक है, मैं थोड़ा सा इसका कलर चेंज करके आपको समझा देता हूं कि लेट से रिप्रोडक्शन के अंदर आपका ये गैमीट गया या फिर रिप्रोडक्शन के अंदर आपका ये गैमीट गया, इन दोनों कंडीशंस के अंदर यू विल हैव 1 ट्राइसोमी, आपके पास जो है वो ट्राइसोमी कंडीशन बनेगी। या ये गैमीट या ये गैमीट जाता है या फिर आपके पास ये गैमीट जाता है, तो इन दोनों कंडीशन के अंदर आपके पास जो है वो मोनोसोमी कंडीशन बनेगी। गेटिंग द पॉइंट? तो आपके पास जब नॉन डिसजंक्शन है तो आपके पास ट्राइसोमी या मोनोसोमी दोनों कंडीशन जो हैं वो बन सकती हैं। सो इसीलिए बार बार जब हमने आपके पास पिछले जो एब्रेशंस आए थे उसके अंदर भी मैंने बार बार एक ही चीज़ की थी, नॉन डिसजंक्शन, नॉन डिसजंक्शन, नॉन डिसजंक्शन। तो नॉन डिसजंक्शन चाहे वो ट्राइसोमी है चाहे वो आपके पास मोनोसोमी है, दोनों केसेस के अंदर जो आपके पास कॉमन कॉज होगा वो नॉन डिसजंक्शन ही है। ठीक है, सो इस डिसीज़ को कैसे जो है वो डायग्नोज कैसे किया जा सकता है? पहले तो है सिम्टोमेटिकली डायग्नोज कर लो, ठीक है, फिर उसके बाद टेस्टिकुलर बायोप्सी से भी जो है वो इसको डायग्नोज किया जा सकता है, क्योंकि इंडिकेटर पता चल जाएगा कि पुअर डेवलपमेंट है। देन देयर इज प्रेजेंस ऑफ बार बॉडी का प्रेजेंस है। अब आपके पास जो है वो अगर बार बॉडी का ज़्यादा प्रेजेंस है मेल्स के अंदर, तो ऑब्वियसली आपके पास जो है यू कैन सी कि एक एक्स क्रोमोसोम ज़्यादा है। ठीक है, बार बॉडी का प्रेजेंस अगर एब्सेंस हो जाए तो इसका मतलब क्या है कि एक्स क्रोमोसोम नहीं है, या फिर एक्स क्रोमोसोम जो है जितनी मात्रा में उसके एक्स क्रोमोसोम के जो आपके पास दोनों के दोनों आर्म्स हैं क्रोमोसोम की, वो दोनों की दोनों जो हैं वो आर्म्स नहीं है। अगर आपके पास प्रेजेंस है, जो एब्सेंस है, बार बॉडी अगर प्रेजेंट नहीं है, तो अगर आपके पास मेल्स के अंदर फिनोटिपिकली यू आर मेल लेकिन फिर भी बार बॉडी जो है वो आपके पास प्रेजेंट है, तो इसका मतलब क्या है कि आपके पास एक्स जो है वो एक्स्ट्रा बैठा है एक अंदर।
ठीक है, तो अगर द बार बॉडी इट इज प्रेजेंट, ये ज़्यादा अमाउंट में प्रेजेंट है, मेल हो आप और बार बॉडी ज़्यादा अमाउंट में प्रेजेंट है, देन इट इंडिकेट द क्लेनफेल्टर सिंड्रोम। तो ये क्लेनफेल्टर सिंड्रोम को भी इंडिकेट कर देता है। ठीक है, देन डिसीज इट कैन बी पैटर्निट, आप जो है वो बर्थ से पहले भी डायग्नोज कर सकते हो इसको। इम्यूनोसेंट्रिसिस से इसको डायग्नोज किया जा सकता है। क्रोनिक विलिस सैम्पलिंग से इसको जो है वो डायग्नोज किया जा सकता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ठीक है, सो देयर आर सर्टन एक्सट्रीम क्लेनफेल्टर सिंड्रोम ऑल्सो। अब यहाँ पे तो देखो आपके पास क्या है कि हेयर यू हैड दैट, आपके पास एक जो वाई क्रोमोसोम है और उसके साथ जो है वो 2 एक्स क्रोमोसोम्स थे। ठीक है, दिस वाज द कंडीशन, ये आपके पास कंडीशन थी। इन सर्टन केसेस आपके पास जो है वो एक्स की ट्राइसोमी हो जाती है। एक्स जो है वो 3 होते हैं, यहाँ पे तो डबल थे। ठीक है, ठीक है, देयर हेयर यू हैड द डबल, सिर्फ 2 ही थे। कई बार आपके पास जो है वो ट्राइसोमी कंडीशन बन जाती है, यानी कि आपके पास जो है वो 3 एक्स आ जाते हैं और एक वाई आ जाता है। इट इंडिकेट्स मोर और इट इंडिकेट्स द एक्सट्रीम केस ऑफ द क्लेनफेल्टर। कई बार आपके पास एक्स और भी ज़्यादा आ जाते हैं। ठीक है, दिस कंडीशन, दीज बोथ कंडीशंस दे जनरली हैपन इन द मोजाइक टाइप। ये जो है वो मोजाइसिज्म में होती हैं। अब मोजाइसिज्म क्या है, इस चीज़ को जो है वो आगे चल के हम करेंगे। ठीक है, मैं इसको थोड़ा सा जो है वो तेज़ी से करवाने की कोशिश कर रहा हूँ, बिकॉज आई होप आप सब लोगों ने ऑलरेडी इसको जो है वो कर रखा होगा। ठीक है, सो दिस इज़ द क्रायोटाइप, ये जो है वो आपके पास क्रायोटाइप है इसका। ठीक है, कि आपके पास 2 एक्स हैं और एक जो है वो आपके पास वाई है। ओके, चलिए, सो क्वेश्चन, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन क्लेनफेल्टर सिंड्रोम। क्लेनफेल्टर सिंड्रोम के ऊपर एक शॉर्ट नोट लिखिए। ठीक है, जनरली क्या किया जाता है कि आपके पास जो है अगर बड़ा क्वेश्चन डालना हो तो 2 सिंड्रोम्स को जो है वो ये लोग जो है वो इकट्ठा कर लेते हैं। तो वो कहेंगे कि क्लेनफेल्टर और टर्नर एंड क्लेनफेल्टर प्लस टर्नर, इन दोनों को जो है वो इकट्ठा करते हैं। टर्नर सिंड्रोम और क्लेनफेल्टर सिंड्रोम को इकट्ठा करके जो है वो पूछ लेते हैं। ठीक है, कई बार अलग अलग भी जो है वो पूछ लिया जाता है। एनीवेज, आंसर, सो फर्स्टली यू विल इंट्रोड्यूस, आप जो है वो चीज़ों को इंट्रोड्यूस करोगे कि आपके पास जो है वो हेनरी क्लेनफेल्टर ने जो है वो इसको डिस्कवर किया था, तो नाम भी पड़ गया इसका क्लेनफेल्टर सिंड्रोम। फिनोटिपिकली कौन है, ये मेल है। क्रायोटाइप क्या है, क्रायोटाइप है 47 XX, एक वाई है। ये जो है वो आपके पास क्रायोटाइप है। ठीक है जी, देन उसके बाद जो है वो बॉडी स्टार्ट करिए। बॉडी के अंदर जो है वो आप सिम्टम्स लिख सकते हो, अगर फ्रीक्वेंसी याद है आप फ्रीक्वेंसी भी लिख सकते हो। सिम्टम्स लिखिए कि आपके पास जो है वो अंडरग्रोन पीनस और अंडरग्रोन जो है वो टेस्टिस होते हैं। रूडिमेंट्री जो है वो आपके पास प्रोस्टेट ग्लैंड होता है। इन सारी चीज़ों को जो है वो आप लिख सकते हो। ब्रेस्ट का डेवलपमेंट होता है, जो फैट का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो काफ़ी फेमिनाइन होता है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। इन सारी चीज़ों को आप लिखिए। ठीक है, एंड आफ्टर राइटिंग ऑल दीज थिंग्स आप जो है राइट द टाइप्स, इनके टाइप्स लिखिए। समटाइम्स द एक्सट्रीम केसेस और एक्सट्रीम नॉन डिसजंक्शनल डिसऑर्डर्स इट हैपन। ठीक है, डिसजंक्शन के अंदर आपके पास जो है 2 तरह के डिसजंक्शन यहाँ पे मिलते हैं। ठीक है, पहला है मायोटिक फर्स्ट डिसजंक्शन, दूसरा है आपके पास मायोटिक सेकंड डिसजंक्शन। ठीक है, दोनों कौन से हैं वी हैव ऑलरेडी डन। अब यहाँ पे टाइप्स के अंदर देयर आर सर्टन एक्सट्रीम केसेस वेयर द ट्राइसोमी ऑफ द एक्स इट इज प्रेजेंट। ठीक है जी, समटाइम्स आपके पास टेट्रासोमी ऑफ एक्स इट इज ऑल्सो प्रेजेंट, एंड दे बोथ हैपन इन द केस ऑफ द मोजाइसिज्म। ठीक है, ये दोनों जो है वो आप मोजाइसिज्म के केसेस के अंदर होता है। ठीक है, देन आप जो है लिखोगे डायग्नोसिस। ठीक है, यू हैव टू राइट द डायग्नोसिस कि आप जो है वो किस तरह से डायग्नोस कर सकते हो। यू हैव टू डायग्नोस पैटर्न, आप जो है पेरेंट्स के अंदर डायग्नोस कर सकते हो।
पैटर्नली डायग्नोज कर सकते हो, बच्चा पैदा होने से पहले डायग्नोसिस हो जाएगा विद द इम्यूनोसेंट्रोसिस एंड द क्रोनिक विलेज सैम्पलिंग। उसके बाद सिम्टोमेटिकली बच्चा पैदा हो गया तो सिम्टोमेटिकली आप डायग्नोज कर लोगे, या फिर जो है वो आपके पास हाई फ्रीक्वेंसी ऑफ इन द प्रेजेंस ऑफ द बार बॉडी, जो आपके पास बार बॉडीज़ हैं उनकी जो है वो फ्रीक्वेंसी काफ़ी ज़्यादा रहती है जब, तो उनके अंदर जो है वो वी कैन सी कि वहाँ पे भी जो है वो आपके पास होती है। ठीक है, देन आपके पास जो है यू कैन राइट अबाउट दी जेनेटिक काउंसलिंग, जेनेटिक काउंसलिंग के बारे में लिखिए। ठीक है, जेनेटिक काउंसलिंग के अंदर जेनेटिक काउंसलर जो है वो आपको सजेस्ट कर सकता है व्हाट टू डू और व्हाट नॉट टू डू। ठीक है, देन यू कैन कंक्लूड, फिर जो है वो आप कंक्लूजन कर सकते हो। सो दिस इज हाउ यू हैव टू राइट, इस तरह से जो है वो अपने आंसर को आपको स्ट्रक्चराइज करना है। मैं हर वीडियो के बाद ये जो है वो आप एक एक्सरसाइज जो है वो कर रहा हूँ, ताकि लाइव देख के आपके अंदर ये सारी चीज़ें जो है वो बन जाएं कि जब आप एक क्वेश्चन को देखो तो दिमाग के अंदर जो है वो ऑटोमेटिकली दिमाग उस मोड के अंदर चले जाए दैट दिस इज व्हाट आई विल राइट इन द इंट्रोडक्शन, दिस इज व्हाट आई विल राइट इन द बॉडी पार्ट, दिस इज हाउ आई विल डिज़ाइन माई बॉडी पार्ट, और दिस इज हाउ आई विल कंपार्टमेंटलाइज माई बॉडी पार्ट, और ये मुझे पता है, ये मैं यहाँ पे लिखूंगा, दिस कंटेंट आई नो आई विल पुट इन हेयर, दिस कंटेंट आई नो आई विल पुट इन हेयर। इस तरह से जो है वो आप चीज़ों को जो है वो लिख सकते हो। ठीक है, सो दिस इज हाउ यू हैव टू राइट, इस तरह से आपको चीज़ें लिखनी है। सो प्लीज़ राइट द आंसर, आंसर लिखिए एंड सेंड इट इन हेयर। अगर कोई दिक्कत होगी वी विल टॉक अबाउट इट। इस तरह से आप लिखते जाओगे, चीज़ें सुधरती जाएंगी, चीज़ें बनती जाएंगी। ठीक है, चलिए, थैंक यू वेरी मच। आई होप दिस वीडियो इट वॉज वर्थ योर टाइम। थैंक यू वेरी मच।